वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं नेशनल कैरेक्टर यानी कि राष्ट्रवाद और संगठन शक्ति या संगठन की। वास्तव में जब विषय महत्वपूर्ण हो तो हमें संदर्भ और संदर्भ दोनों बहुत सोच समझ के निश्चित करना चाहिए। वास्तव में ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जब कभी राष्ट्रवाद की बात होती है या नेशनल कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं उसकी बात होती है तो हम पाकिस्तान को चुन लेते हैं इजीली, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है। हमको पता है कि उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो हम पाकिस्तान से अपनी तुलना कर लेते हैं और फिर आत्मसंतुष्ट होकर आत्ममुग्ध रहते हैं कि चलो वो उनकी स्थिति बहुत ख़राब है, उनसे हम अच्छे हैं, हम दोनों साथ ही आज़ाद हुए या आज़ादी के बाद अलग हुए, जो भी है। लेकिन अगर हम बात करें उसी समय जापान भी, अगर हम ये कहें कि जापान की स्थिति तो और ख़राब थी, जापान पे उस समय 2 परमाणु बम गिराए गए और वही समय था जब वो भी अपना एक कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण का कार्य जापान ने भी प्रारंभ किया। अब अगर हम जापान से अपनी तुलना करेंगे तो निसंदेह एक आईना दिखाने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जापान ने, अगर राष्ट्रवाद की बात करें तो हम केवल कहते हैं, राष्ट्रवादिता अगर देखें तो कहते हैं कि बम गिराने के बाद यूएस ने जापान को, चूंकि वहाँ फूड क्राइसिस हो गई थी, तो जहाज से चावल भिजवाया और जो जापान में चावल के दाम थे उससे आधे रेट पे चावल बेचना शुरू किया। और जैसा कि कहा जाता है कि एक मुट्ठी चावल भी अमेरिका का वहाँ बिका नहीं। जापानी 2 दिन में 1 बार खाए, 1 दिन में 1 बार खाए, हफ्ते में 2-3 बार भोजन मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने अमेरिकी चावल नहीं खरीदा। और उसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने फिर उस चावल को वापस मंगाने का जो कॉस्ट कैलकुलेट किया तो वो ज़्यादा पड़ रहा था, तो वही समुद्र में डलवा दिया। लेकिन जापानी कभी उस चावल को नहीं खाए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो जापानियों का जो ये एक कहते हैं कि नेशनल कैरेक्टर है, वो एक तरह से एक मिसाल है। तो एक्चुअली क्या हुआ कि 2 हफ्ते पहले मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पे चर्चा चल रही थी कि बाहर से लोग आते हैं, चूँकि यहाँ आसपास जितनी सोसाइटीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जगह इसी सोसाइटी में जिसमें मैं रहता हूँ, और संसाधन भी, जाहिर सी बात है, अगर जगह ज़्यादा है तो संसाधन भी ज़्यादा है, तो बाहर से सोसाइटियों के लोग यहाँ टहलने आते हैं, बच्चे खेलने आ जाते हैं, कुछ लोग जिम यूज़ करने आ जाते हैं। ये अलग बात है, ठीक है, यहाँ के लोगों का भी अपना वो एक जो स्टैंड था वो ठीक ही था कि भाई बाहर से आते हैं लोग और संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि उनका है नहीं तो वो विजिटर हैं तो उसका रख रखाव तो करेंगे नहीं। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि हम कितने कॉन्शियस हैं उस पर डिस्कशन ये हो रहा था कि बाहर से आने वाले लोगों को कैसे रोका जाए, कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे उनको एक तरह से उनकी स्क्रीनिंग करके बाहर ही रोक दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम सामने सोसाइटी में रहने वालों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब एनआरसी की बात होती है, जो घुसपैठिए आके देश में बैठे हुए हैं, जब उनकी बात आती है तो हमारा नेशनल कैरेक्टर कहाँ चला जाता है। ये वास्तव में हमारा जो अपना इंटरेस्ट है, हम एक तरह से इतने सेल्फिश हैं कि हमारा इंटरेस्ट 4 लोगों का जो परिवार है और ये 1500 स्क्वायर फीट का जो एक फ्लैट है, इससे बाहर हम कभी सोच नहीं पाते हैं। और वास्तविकता यही है कि यही स्थिति आज के 1000 साल पहले थी। पूरा राष्ट्र जो है छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और जिसका फायदा उठाकर आक्रांता आए और इन्होंने 1000 वर्ष की गुलामी दे दी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नहीं, हम इस बात को नहीं कहते कि भाई बाहर से लोग आके यहाँ संसाधन यूज करें, लेकिन हम अपने सोच की बात कर रहे हैं कि जब राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं तो हम शांत एकदम सन्नाटे में चले जाते हैं, भाई ये तो देश का मामला है और ये सरकार देखे। अरे सरकार हमारे आपके लिए ही, हमने ही चुनी है। वो सरकार ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आई है, हमने सरकार बनाया, तो सरकार के साथ खड़े होने का काम भी हमारा ही है। और अब भाई अगर हम सरकार के साथ नहीं खड़े होंगे तो
तो इन मुद्दों पे तो ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं, विघटनकारी शक्तियां हैं जो किसी कार्य को होने ना दे। अभी हम एनआरसी का मामला हो या जनसंख्या, एक सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में, भाई अब घरों के ऊपर घर बना लिए, अब क्या करोगे? खेतों के ऊपर खेत बनाओगे? खाएगा तो आदमी अनाज ही, वो कहाँ होगा? लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा है। भाई सरकार अगर बनाना चाहती है, भाई जनसंख्या कानून बनाना चाहती है या यूनिफॉर्म सिविल कोड, अरे ये राष्ट्र है, ये ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे चारों तरफ कबीले हैं कि भाई सरकार से जो आ रहा है वो आने दो और उसको खा पी के हम अपना नियम लागू करेंगे। ये तो कोई बात ही नहीं हुई। भाई एक राष्ट्र है और राष्ट्र में रहना, जो लोग भी इस राष्ट्र के अंदर हैं उन लोगों को यहाँ के जो कानून है या जो भी नियम है उसको मानना पड़ेगा। भाई कब ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग कबीले हैं और कबीलों को जो है राष्ट्र ने ये जिम्मेदारी ली है कि भाई हम आपका भरण पोषण करेंगे, आपको सड़कें देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, भोजन देंगे और शिक्षा देंगे, और उसके बाद आप कहें कि नहीं भाई हमारा तो, हम तो टैक्स हम सरकार को क्यों दें, हम तो टैक्स हमारे में लिखा नहीं है, या हम अपना नियम बनाएंगे, अपने तरह से जुडिशरी चलाएंगे। तो ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। लेकिन ये होगा कैसे? हम तो तब जागेंगे कि जब हमारे घर के दरवाजे पे आके कोई खड़ा हो जाएगा, और तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। फिर हम जाग के भी क्या करेंगे? सुला दिए जाएंगे या भगा दिए जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुद्दे अगर हम राष्ट्र का है, अगर विषय राष्ट्र का है, तो हम उससे भाग नहीं सकते। अभी मैं देख रहा था कि पिछले दिनों पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था। आजकल तो पार्लियामेंट की स्थिति बहुत खराब है, कौन किसको क्या बोल देगा कुछ कह नहीं सकते। एक राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष को किसी ने जला हुआ बोल दिया, तो उस दल के प्रवक्ता उठे और उन्होंने कहना शुरू किया कि ये महिलाओं का अपमान है, ये ओबीसी का अपमान है, ये SC ST का अपमान है, ये जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक कहने का मतलब मुस्लिम ही होता है, और कोई इस राष्ट्र में अल्पसंख्यक नहीं कहा जाता है, क्योंकि भाई अल्पसंख्यक उनके अलावा और कौन हो सकता है? जिनकी आबादी 22-25 करोड़ हो, 30 करोड़ हो, वो ही अल्पसंख्यक हो सकता है ना। तो अब वो अल्पसंख्यक, अब वास्तव में इतना कह लेने के बाद बचा कौन? महिला 49.5% आपने अलग कर दिए, उसके बाद ओबीसी, अब पता नहीं महिलाओं में जो अलग किया था, ओबीसी महिलाओं को भी अलग किया था कि उन्होंने बहुत इसको विस्तार नहीं दिया। लेकिन वास्तव में नेताजी ये भी कह सकते थे कि पूरे राष्ट्र का अपमान है, लेकिन चूंकि ये उनका जो एजेंडा है उसको सूट नहीं करेगा, तो उन्होंने ये नहीं कहा। इससे अच्छा ये होता कि ये बता देते कि किसका किसका अपमान नहीं है, तो वो ज़्यादा सुटेबल रहता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो बचा कौन? भारतीय, अब वो अल्पसंख्यक है। भाई वो तो बहुत थोड़ा सा बचा ना, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ कई बार हमको ये लगता है कि भाई घुसपैठिए कितने हैं? 1 करोड़ हैं। अब 1 करोड़, और हमको ये लगता है कि भाई यहाँ की जनसंख्या 130 करोड़ है, तो 1 करोड़ घुसपैठिए क्या कर लेंगे? अब ये बड़ी मजेदार बात है। वो 1 करोड़ जो है वो 1 करोड़ है, और आप 130 करोड़ एक अलग अलग लोगों को जोड़ के बनाए। अब देखिए, आपकी सोसाइटी में 2000 फ्लैट्स हैं, यानी कि 2000 परिवार रह रहे हैं। 20 लोग आते हैं, किसी को पीट पाट के चले जाते हैं, और आप कभी पुलिस को, सिक्योरिटी को और क्या क्या करते रहते हैं, वो आराम से चले जाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो 20 थे, और आप 2000 फ्लैट्स में रहने वाले अलग अलग, हर आदमी एक एक ही है। वो 2000 यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग। तो कहने का मतलब है, वो तो जब आप 2000 लोगों के बीच में 10-15 लोग आके और किसी को हानि पहुंचा के चले जा रहे हैं, तो 1 करोड़ है। उनसे आप कहां पार पाएंगे? वो मेजॉरिटी में रहेंगे और आप माइनॉरिटी में रहेंगे। भाई जिस तरह से राजनीतिक दल आपको बांटने पे तुले हुए हैं, माइनॉरिटी में कौन है? अगर सही कहें तो इंडिया इज अ लैंड ऑफ माइनॉरिटीज। केवल यहां माइनॉरिटी ही तो रहती है।
भाई ये ओबीसी हैं, तो ये एससी हैं, तो ये एसटी हैं, ये जनरल हैं, और उसमें भी फर्दर ये अति पिछड़ा, ये और क्या, तो फर्दर फ्रेगमेंटेशन। बच्चे कितने, 10-10, 20-20 लाख लोगों में तो आपने बांट रखा है। देखिए, बहुत पहले से कहा जाता रहा है संघे शक्ति कलयुगे। अगर कलयुग में कहीं शक्ति है तो वो संगठन में है। अगर आप संगठित रहेंगे तो आप सरवाइव करेंगे। जैसे वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट था, वो एक समय की बात थी, एक टाइम पे ये लागू होता था कि जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा। आज की डेट में जो संगठित होगा वो सरवाइव करेगा, जो संगठित नहीं होगा वो कतई सरवाइव नहीं करेगा। आने वाले समय में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा वो संगठनों के बीच में होगा, और जितना मजबूत आपका संगठन होगा या जितने आप मजबूती से संगठित होंगे उतना ही आपके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये कतई अगर आप सोचते हैं कि 130 करोड़ बनाम 1 करोड़, तो ये आप गलत सोचते हैं। 130 करोड़ वो आप 25-25 लाख के पॉकेट्स जोड़ लीजिए, इससे ज़्यादा आप कुछ न समझिए। भाई आपके संगठन की स्थिति यही है कि कोई भी 10-5 लोग आते हैं और किसी को धमका के चले जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर, इवन पड़ोसी नहीं निकलता है। हाई राइज की स्थिति तो यही है, आप सबको पता है कौन किसके साथ खड़ा रहता है। तो कहने का मतलब है कि दो चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण है, एक तो नेशनल कैरेक्टर और दूसरा संगठन, और दोनों का कहीं ना कहीं अभाव है। हम दोनों ही की जब बात करते हैं तो तब तक हम कुछ नहीं बोलते, तब तक हम नहीं जागते जब तक कोई हमारे दरवाजे पे ना खड़ा हो, और दरवाजे पे खड़े अगर आके खड़ा हो गया तो फिर आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो आज का विषय यही है, और एक बार इसका मूल्यांकन अवश्य करें कि आप कितने संगठित हैं और आपका राष्ट्रीय चरित्र कैसा है। धन्यवाद।